इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका की होस्ट कंट्री इंडिया है। एक तो मैंने ही बोल दिया G20। सेकेंड वन इज, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है? यार G20 एंड SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO का रिसेंटली हमने कुछ न्यूज देखा था। क्या न्यूज थी कि इन दोनों के भी समिट होंगे ना। अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो इन दोनों के भी समिट्स इंडिया में होंगे। होस्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया होस्ट करने का मतलब इन दोनों के रिलेटेड जो भी समिट्स होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर का होगा या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स का होगा या फिर लीडर्स का होगा। लीडर्स और मिनिस्टर्स में से डिफरेंस देख लो। लीडर्स मतलब अगर शी जिनपिंग पार्टिसिपेट करे, पुतिन पार्टिसिपेट करे, मोदी जी पार्टिसिपेट करे, तो ये लीडर्स माने जाते हैं एक कंट्री के। और मिनिस्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर फॉरेन मिनिस्टर्स माने जाए तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट मतलब SCO या फिर G20 कंट्रीज के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी ये मीटिंग होगी। गॉट इट? जस्ट अ मिनट। यार थोड़ा सा जल्दी सेशन स्टार्ट भी हुआ है, आई नो, डोंट वरी। जिनको भी लेट हुआ है तो ऐसे ही है। चलो, तो SCO और G20 इन दोनों की होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास है। चलो आज हम लोग G20 के बारे में आज के दिन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आज इसके रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है खास, बट 2023 में G20 के मीटिंग्स ने हमें परेशान करके रखा है। कैसे कि G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पे है, या फिर बिजनेस B20 मीटिंग ये कहाँ पे है। उसमें से भी एक टाइप की मीटिंग 4 बार होने वाली थी और 4 अलग अलग सिटीज में। तो उसका कंपाइलेशन मैंने एक आपको प्रोवाइड कर रखा है। जब भी आपकी एग्जाम होगी तो फिर से बोल दो, जिन जो नए हैं उनको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना देख लो कि G20 के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि G20 के बाकी के सभी समिट्स आज थोड़े से इंपॉर्टेंट उसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन समिट हुआ है। G20 का मेन समिट हुआ है। ठीक है, और ये फिजिकल फॉर्मेट में रहा था। इसका मतलब कि G20 के जो हमारे मेंबर कंट्रीज हैं उनको इंडिया ने ऑफिशियली इनवाइट किया था इंडिया में। ठीक है, और इंडिया और भारत देख लेंगे एग्जैक्टली क्या बोला जाएगा। ठीक है, वो एक डिबेट का मुद्दा है अभी, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ठीक है, तो इंडिया में इनवाइट किया था सभी लीडर्स को और मोदी जी ने उनका स्वागत भी किया था। एक बहुत ही अच्छा फोटो वायरल हुआ है कि UK के प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडियन ओरिजिन है, क्या नाम है उनका? ऋषि सुनाक। ठीक है, वो और फर्स्ट लेडी ऑफ UK उनकी वाइफ, वो एक वॉक लेते देख रहे थे दिल्ली में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं क्योंकि वो रिलैक्स फील कर रहे थे इंडिया में। बेसिकली ये सब देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये समिट इंडिया में होने वाला है या फिर हो चुका है। ठीक है, ये 2-3 दिन का समिट होगा। आज हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि उसकी जो मेन मीटिंग थी वो आज कंक्लूड हुई है। ठीक है, और G20 हम लोग आज तक इसे बोलते आ रहे थे, आज हम लोग इसे मतलब आज के बाद G21 बोलेंगे। भाई साहब ये क्या है? 20 कंट्रीज कहाँ से पार्ट, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है कि G20, एक तो G7 अलग से ग्रुप है, G20 फिर अलग से ग्रुप है, फिर एक और कंट्री ने उसमें ऐड कर लिया। सी यहाँ पे कोई किसी कंट्री ने नहीं ऐड किया है, इसमें अफ्रीकन यूनियन ने ऐड किया है, या फिर अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने परमिट किया है एज अ पार्ट ऑफ G20। ठीक है, तो ये जो 21st मेंबर है G20 का, 21st मेंबर यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो वो है अफ्रीकन यूनियन। और ये कितने देशों का संगठन है? तो टोटल 55 कंट्रीज का ये संगठन है। ठीक है, टोटल 55 कंट्रीज का ये संगठन है। ठीक है, चल अब G20 के बारे में तो देख लिया। SCO के बारे में हम लोगों ने कुछ आई थिंक 1.5 मंथ पहले
एक न्यूज आई थी कि एससीओ के रिलेटेड भी एक समिट होने वाला था, उसके रिलेटेड भी कुछ न्यूज थी, पता है? ऐसा जो समिट हो रहा है अभी G20 का, एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं, सुना तो है कि वो इंडिया में आ रहे हैं या फिर कुछ हुआ है वगैरह वगैरह। बेसिकली एससीओ में इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, रशिया भी आता है। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कंट्रीज इकट्ठा आने के चांसेस थे एससीओ कंट्रीज में। G20 में भी होने वाला था, बट उसके बारे में भी देख लेंगे, क्योंकि थोड़े से जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसकी वजह से G20 में जो कंट्रोवर्शियल लीडर्स थे, यानी कि सी जिनपिंग एंड पुतिन, वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। वो क्यों भेजा है, कैसे भेजा है, वो सेशन के एंडिंग में अगर टाइम होगा तो जियोपॉलिटिक्स में देख लेंगे। बट अभी तक इतना याद रख लो कि G20 का तो फिजिकल फॉर्मेट में समिट हुआ है, मतलब मोदी जी ने इनवाइट किया था, ठीक है। अभी अभी सभी के सभी G20 के लीडर्स इंडिया में हैं, एक्सेप्ट दिस टू कंट्रीज, रशिया एंड चाइना। बट एससीओ का ऐसा कोई भी समिट इंडिया ने नहीं होस्ट किया है, ठीक है। इंडिया के पास होस्टिंग राइट थे, बट फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होस्ट किया है, ठीक है। 1.5 मंथ पहले ये जो समिट था, ये वर्चुअली होगा ऐसे डिक्लेयर कर दिया गया था। वर्चुअली मतलब जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप अपने अपने घर पे हो, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं लेट्स से कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, सो आई एम होस्टिंग योर मीटिंग ना, मैं होस्ट कर रही हूँ इस मीटिंग को, तो ये एक वर्चुअल फॉर्मेट में होने वाला है, ठीक है। तो एससीओ की मीटिंग भी इंडिया की वर्चुअल फॉर्मेट में होने वाली है, ठीक है। चलो, बाकी के लोगों को लेट कमर्स तो नहीं बोलूंगी, बट जल्दी से ये बोल दो कि मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ या नहीं अच्छे से। लेट कमर नहीं हो आप लोग, मैंने जल्दी स्टार्ट किया है सेशन, क्योंकि आज से हमारा सेशन पैनल पे होगा, अच्छी बात है आप लोगों के लिए भी। अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अच्छी बात है। बाकी आकांक्षा को छोड़ के किसको सुनाई नहीं दे रहा क्या? अनुजा, अशोक जी ने पहले ही कहा यस, ओके। सृष्टि, ओके। प्राजक्ता, सिद्रा खान, ओके 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 ओके, यस मैम, ठीक है। मुझे लगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके तो पता होने चाहिए थे यार सबको, मैंने पूछा भी था है ना। चलो, अभी तक जो बातें की है ना उसका कंक्लूड कर देती हूँ। G20 की समिट आज इंडिया में हुआ था, G20 का समिट आज इंडिया में कंक्लूड हुआ है, ठीक है। उसमें क्या किया है उन्होंने, G20 का एक समिट इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। ओके, G20 का समिट इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके सभी के सभी लीडर्स इंडिया में आ चुके हैं। तो इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, कौन सा, कि G20 अब से नहीं होगा, G21 कंट्रीज होंगे। और ये 21st कंट्री कौन सी होगी, तो ये कंट्री नहीं है, ये एक यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। ये 19 कंट्रीज से भी थी ना, मतलब जब G20 भी था ना, तो 19+1 बोला जाता था, 19 ये कंट्रीज थे, और ये जो 1 था ये यूरोपियन यूनियन था, ठीक है। अब +2 बोला जाएगा, क्योंकि एक और यूनियन भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, अफ्रीकन यूनियन, क्लियर। तो हमारे लिए थोड़ा सा टेंशन नहीं बोलूंगी, बट पढ़ने लायक पॉइंट्स बढ़ गए हैं। क्योंकि हमें 2-3 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि अभी 2 यूनियंस है G20 का पार्ट। आज हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये G20 रिलेटेड वगैरह न्यूज, क्योंकि आज ये समिट कंक्लूड हुआ है। आज ही के दिन 9 सितंबर को ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि G20 अब से नहीं होंगे, ये G21 होंगे, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन ऐड हो चुका है। सिमिलरली एससीओ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो एससीओ कंट्रीज, एससीओ का भी समिट इंडिया होस्ट करने वाला था, जो करने वाला है भी, बट वो वर्चुअल फॉर्मेट में होगा, वो फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है। ये डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये क्यों डिक्लेयर कर दिया गया था, ये जब डिक्लेयर हुआ था तब मैंने जियोपॉलिटिकल स्टांस बताया था आप लोगों को, ठीक है। देख लेंगे जब टाइम आएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बोल दूंगी बाद में, ठीक है। चल नेक्स्ट, आज के फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। Second edition of Naval Commanders Conference 2023 to be held in New Delhi on September 4. September 4 को न्यू दिल्ली में एक नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ठीक है। हो चुकी है बाय द वे,
सितंबर के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली होती क्या है, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया वगैरह देख लो। ठीक है, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये हमारे नेवी चीफ है, इनका नाम क्या है, इंडिया के नेवी चीफ का नाम क्या है। और पैरेलली ये भी बोल दो कि एयरफोर्स मार्शल बोला जाता है, एयरफोर्स चीफ, और आर्मी के चीफ। बाय द वे जल्दी ही अभी एयरफोर्स डे भी आने वाला है, 8 अक्टूबर को इंडिया का एयरफोर्स डे होता है ना, रेजिंग डे बोलते हैं हम लोग। चलो कमेंट्स। हाँ, नेवी चीफ कौन है इंडिया के, इनके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ था। बेसिकली आपका क्वेश्चन इतना ही आएगा कि सेकेंड नेवल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे रही थी, तो ये न्यू दिल्ली में रही थी, और किसने इनॉग्रेट की, तो नेवी चीफ ने। नेवी चीफ ऐसे कोई ऑप्शन में नहीं होगा, उनका नाम होगा ना, क्या नाम है उनका, नेवी एडमिरल। हाँ चलो करेक्ट है सिद्रा, पर उनका नाम क्या है। आर्मी चीफ इज मनोज पांडे, आकांक्षा ने करेक्ट आंसर दिया है, आर्मी चीफ इज मनोज पांडे, मनोज पांडे जी। एयरफोर्स जी, ओके, आर हरि कुमार, ही इज नेवी चीफ, आर हरि कुमार। और ये शायद चौथी या पांचवी बार हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे, इतनी स्लो कमेंट्स नहीं आने चाहिए, वैसे ही पता चल जाता है कितना रिवाइज कर रहे हो, है ना। क्या यार, सबसे इजी ये सब्जेक्ट है, कुछ कुछ नहीं करना आप लोगों को, ऐसे सोते सोते रीड करके चलो ना, 1-2 बार जस्ट रीड करना है आप लोगों को, वैसे भी फिक्स हो जाता है आपके सिस्टम में। ठीक है, और बाकी एयरफोर्स चीफ, इंडिया के एयरफोर्स चीफ कौन से हैं, V.R. चौधरी। ठीक है, V.R. चौधरी। और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, आर्मी डे। जिनको पता नहीं है खुद से लिख लो, ठीक है, बाद में मुझे ऐसी शक्लें नहीं चाहिए या फिर ऐसे कमेंट्स भी नहीं चाहिए। 15 जनवरी आर्मी डे, एंड फाइनली नेवी डे, ये भी जल्दी आने वाला है पर थोड़ा सा ईयर एंडिंग में, 4 दिसंबर। क्लियर है। सी न्यूज इतनी छोटी सी जब दिखती है ना, तो उसके स्टैटिक पॉइंट्स करना सीख लो, क्योंकि जब न्यूज छोटी होती है तो उसके स्टैटिक पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे। फर्स्ट भी जो नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रही थी, ये भी न्यू दिल्ली में ही रही थी, सेकेंड भी वहीं पे रहेगी, 2 सितंबर को जो अभी हम लोगों ने देखा, ये न्यू दिल्ली में ही थी ना। तो इसमें थोड़ी कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है ये याद करने में, बट उसके स्टैटिक पॉइंट्स करने में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये भाई साहब हमारे लिए भगवान है, क्यों? क्योंकि ये इनकी जब न्यूज आती है तो ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये सबको पता है। आई थिंक एग्री करोगे यार सब लोग, जो नए हैं उनको छोड़ के। ठीक है, कौन है, मैक्स वर्स्टैपेन विंस इटालियन ग्रैंड प्री फॉर रिकॉर्ड 10th स्ट्रेट F1 विक्ट्री। इनकी पूरे मतलब 2023 के इनकी करियर में, 2023 में अगर देखा जाए तो कंसेक्यूटिवली 10th विक्ट्री है इनकी। इमेजिन कर लो, इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि जस्ट इमेजिन कि आज के बाद की कंटिन्यूसली 10th एग्जाम आप लोगों ने सिलेक्ट कर ली, तो आपके पास 10 ऑप्शन है, जो जॉब चाहिए वो ले लो। अच्छा लगता है ना, तो मेहनत भी उतनी लगती है, इस इंसान ने भी शायद उतनी ही मेहनत की होगी। ठीक है, नींद में से उठकर भी याद रहेगा, करेक्ट सिद्रा खान। अच्छी बात है, तो प्रे करो भाई के लिए कि जितनी भी आगे की रेस है तो यही जीते, क्योंकि थोड़ा सा अगर अगला नाम हम लोगों को याद करना है तो वैसे ही अटपटा होगा। मैक्स वर्स्टैपेन थोड़ा सा अभी रूटीन हो गया ना। ठीक है, क्यों ये इतना इजी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2023 में टोटल 14 रेसेस रही थी। ये 14 मत याद रख लो, क्योंकि रेसेस आने वाली है अभी भी, उसमें से 12 रेसेस मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीती है। जस्ट इमेजिन,
अब मैं 10th क्यों बोल रही हूँ? 10th कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव समझते हो, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, कंटिन्यूअसली रेसेस, 10 रेसेस इन्होंने ही जीती है। ठीक है, तो बाकी के जो 2 ये हारे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उन 2 रेस किसने जीती है और कौन सी वो ग्रैंड प्री इवेंट है। चलो एक का आंसर आ गया यार, सर्जियो पेरेज। चलो सर्जियो पेरेज थे जिन्होंने जीती थी। कौन से 2 इवेंट्स जीते हैं इन्होंने? सर्जियो पेरेस ने कौन से 2 इवेंट्स जीते हैं जो मैक्स वर्स्टैपन नहीं जीत पाए? वही हम लोगों को याद करना है। और वो 2 छोड़ के जो भी इवेंट्स हैं डायरेक्टली मैक्स वर्स्टैपन का नाम टिक कर लो, वही करना है हम लोगों को। हाँ, ये सर्जियो पेरेस ये मैक्सिको कंट्री से बिलोंग करते हैं। और किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? तो रेडबुल। ठीक है, रेडबुल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं एंड मैक्सिको कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन से ग्रैंड प्री इवेंट ये जीते हैं? सऊदी अरेबियन एंड अजरबैजान। बाकी के लोग, सिद्रा छोड़ के बाकी के लोग कहाँ पे हो? विनायक, अशोक जी, अनुजा, आदित्य, आकांक्षा। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तो वैसे भी चाहिए यार, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी के 2 इवेंट्स देख लो, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री इवेंट सही है। और नेक्स्ट वन इज अजरबैजान। ये 2 ग्रैंड प्री इवेंट सर्जियो पेरेज ने जीते हैं। ये 2 छोड़ के सभी इवेंट्स किसने जीते हैं? तो मैक्स वर्स्टैपन। समझ रहे हो? तो बाकी ये डच ग्रैंड प्री, इटालियन ग्रैंड प्री, ब्रिटिश ग्रैंड प्री, बहरेन ग्रैंड प्री, कुछ भी आप लोगों को नहीं याद करना है, क्योंकि ये सभी के सभी मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं। जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। कंट्री कौन सी है मैक्स वर्स्टैपन की? सर्जियो पेरेस की तो बोल दिया। यस, ये एक डच प्लेयर है, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। वेरी वेल डन विनायक। ठीक है, ये नीदरलैंड से बिलोंग करता है। और ये भी किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहीं पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, बट टीम रेड बुल। ठीक है, रेड बुल टीम से ये बिलोंग करता है। दैट्स इट। क्लियर है? आज की न्यूज वैसे देख के बहुत खुश हो जाएगा तुम लोग, क्योंकि काफी इजी है आप लोगों के लिए आज की न्यूज। ठीक है, वर्स्टापन वर्स्टापन हैज वन 12 ऑफ द 14 रेसेस। अभी तक टोटल 14 रेसेस हुई हैं, यही मैंने जब कथा बताई थी वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल 14 रेसेस रही थी, उसमें से 12 रेसेस जीती है मैक्स वर्स्टापन ने फॉर अनबिटन रेडबुल। रेडबुल को थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं आप लोग, विशेषण दिया है अनबिटन रेडबुल। ठीक है, क्योंकि 2023 में जितने इवेंट्स हुए हैं ये, ठीक है, ये 2 अलग अलग खिलाड़ियों ने जीते हैं, मैक्स वर्स्टैपन एंड सर्जियो पेरेस, बट दोनों एक ही टीम से बिलोंग करते हैं विच इज रेडबुल। तो फाइनली रेडबुल ने तो अपने ही इवेंट्स जीते हैं, ऐसे बोला जा रहा है यहाँ पे। पेरेस हैज पेरेस हैज द अदर 2 विक्ट्रीज दिस सीजन। अगेन उनके बारे में बोला है, ही इज क्लोजिंग in on his own F1 record of 15 wins set last year. Basically 2022 में इन्होंने 15 ग्रैंड प्री इवेंट जीते थे। किसने? मैक्स वर्स्टैपन ने 15 ग्रैंड प्री इवेंट्स जीते थे, बट ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं थे। कॉन्जिक्यूटिव इस साल के हैं बस। ठीक है, और समझ लो अभी तो सितंबर जस्ट स्टार्ट हुआ है, 9th मंथ स्टार्ट हुआ है। बाकी के टोटल अगर देखा जाए तो 4 महीने बाकी है ना, सितंबर इंक्लूड करके, तो देख लो 5-6 तो ग्रैंड प्री इवेंट है ही अभी, तो शायद हो भी जाएंगे ये। हाईएस्ट विन्स तो इन्हीं के, मतलब कंसेक्यूटिवली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जीते हैं तो मैक्स वर्स्टैपन ही। ठीक है, he has now won 47 रेसेस इन ऑल। इनके करियर में इन्होंने 47 रेसेस जीते हैं। देख लो, बहुत अच्छी बात है, सीखने लायक बहुत पॉइंट्स है। बस एग्जाम एग्जाम बोल के मत छोड़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया बाजी मार रहा है, मैं तो बोल रही हूँ। अभी एशिया कप चल रहा है क्रिकेट का, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप भी आने वाला है 50-50 ओवर्स का। अगर इंडिया ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया ना, तो मैं किसी और स्पोर्ट्स को मैं शिफ्ट कर लूंगी।
कि मैं फुटबॉल की चाहती हूँ या फिर हॉकी की चाहती हूँ, इन्होंने पहले ही बोला है। ठीक है, चलो। क्यों? क्योंकि इंडिया बीट्स पाकिस्तान इन हॉकी फाइयर्स एशिया कप फाइनल। इंडिया ने पाकिस्तान को बीट करके हॉकी 5S वर्ल्ड कप जीता है, मतलब एशिया कप जीता है, नॉट वर्ल्ड कप, एशिया कप जीता है। देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। द इंडियन मेंस हॉकी टीम वाज क्राउन्ड चैंपियंस एट द इनॉग्रल मेंस हॉकी एशिया कप डिफीटिंग पाकिस्तान। बेसिकली क्या बोला है कि एशिया कप जो रहा था 2023 इवेंट, जीता किसने है? तो इंडिया। और डिफीट किसको किया है? तो पाकिस्तान। ठीक है, ज्यादा इतना कुछ रीड करने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इंडिया क्वालिफाइड फॉर FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। हॉकी रिलेटेड इवेंट है, याद रख लो। ठीक है, ये जो है ना एशिया 5S वर्ल्ड कप, डायरेक्टली ऐसा बोला जाएगा कि एशिया 5S वर्ल्ड कप में इंडिया ने जीता है पाकिस्तान को हरा के। ये पर्टिकुलर जो इवेंट है ये किस स्पोर्ट्स के लिए इवेंट है? जैसे आज हम लोग डूरंड कप के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो डूरंड कप किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? ये पता होना चाहिए यार। गावस्कर ट्रॉफी बोलोगे तो सोचोगे क्या? गावस्कर ट्रॉफी किस खेल से बिलोंग करती है? हाँ, क्रिकेट, है ना? चल, बोल दो किसी को पता है डूरंड कप किस खेल से बिलोंग करता है? दीक्षा, निकिता, प्राजक्ता, राजदीप, शरयू, शीतल। यस, फुटबॉल। Why there is question mark, आकांक्षा? It is football, not hockey, विनायक। इट्स फुटबॉल। ठीक है, डूरंड कप फुटबॉल से बिलोंग करता है। जब मैं न्यूज आपके सामने देखूंगी ना, तो वैसे भी वहां पे फुटबॉल लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वो देख के बोलने में कितना टाइम लगता है। चलो, ये हॉकी 5S एशिया कप है जिसमें इंडिया ने विन किया है, और किसको डिफीट किया है? तो पाकिस्तान को। ये याद रहेगा, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। डूरंड कप। ठीक है, और जैसे हम काबिलों ने यहाँ पे बोला है कि फुटबॉल, तो करेक्ट है। डूरंड कप इज दिस ट्रॉफी बिलोंग्स टू फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल की ये ट्रॉफी है। तो मोहन बगान सुपर जायंट बीट्स ईस्ट बंगाल टू विन डूरंड कप 2023। ठीक है, मोहन बगान नाम की भी एक टीम है। मोहन मोहन बेगान सुपर जायंट वन दी 132nd डूरंड कप एडिशन। एडिशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100+ एडिशन इसका हो चुका है ना, एडिशन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जब मैंने एशिया कप अभी 5S कप जो आप लोगों को पढ़ाया है उसका एडिशन मैंने नहीं बोला क्योंकि वो बहुत ही रिसेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बट डूरंड कप ये बहुत पुराना फॉर्मेट है। ठीक है, तो 132nd इसका एडिशन रहा था डूरंड कप का। और एट विनायक युवा भारतीय क्रीरंगन इन कोलकाता। बेसिकली कोलकाता आप लोगों को याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट रहा था डूरंड कप, इसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, डूरंड कप को जीता किसने है? तो मोहन बगान सुपर जायंट, मोहन बगान सुपर जायंट। और इसने किसको हराया है? तो ईस्ट बंगाल। अब कितने में हराया है, कितने गोल्स किसने किया है, डोंट यू वरी, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलो। द गोल केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर पेट्राडोस। अगर बहुत स्टडी कर ली, कुछ भी नहीं है स्टडी करने के लिए, तो ऐसे भी याद करके चलो। ठीक है, सब कुछ होने के बाद ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को याद करने कि ये जो 1-0 से बीट किया है ना इस महून बेगान सुपर जायंट ने, तो इसमें भी ये फर्स्ट गोल किसने किया था या फिर ओनली गोल किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर पेट्राटोस। दैट्स इट। ठीक है, स्पोर्ट्स की एक तो 2-3 न्यूज हो गई, बट ठीक है। आज का सेशन वैसे रेगुलर सेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होने वाला है हम लोगों का, बट याद करने लायक पॉइंट्स बहुत है। और लास्ट की न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा पेशेंसफुली सुनने लायक वो न्यूज है। ठीक है, चलो। मैच रेफरी श्रीनाथ सेट टू
ऑफिशिएट इन 250th ODI, मतलब इनकी ये 250th ODI है, ठीक है। मैच रेफरी श्रीनाथ सेट टू ऑफिशिएट इन 250th ODI, इनकी ये 250th ODI है। अब कौन सी हो चुकी है बेसिकली, कौन सी, जो इंडिया और नेपाल के बीच में अभी रही थी ना, कहीं पे तो होगा, विल ऑफिशिएट 250th मेंस ODI एशिया कप मैच बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो मैच रही थी वो इनकी 250th मैच थी, ठीक है। इन जनरल नहीं, इनकी 250th रही थी, इनकी पर्टिकुलरली ये एज अ रेफरी इनकी 250th मैच रही थी। ओवरऑल नहीं, ओवरऑल इंडिया ही खुद से 250 से भी ज्यादा खेल चुका होगा ना, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा सीनियर है और उनके बारे में बोला गया है। अगेन ये इंडियन है, उस वजह से अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये मैच भी इंडिया की रही थी, इंडिया वर्सेस नेपाल, ठीक है। और अच्छे से बीट किया था वैसे हम लोगों ने, इंडिया ने नेपाल को बीट किया था, शायद देखी होगी सभी ने मैच, ठीक है। कल कौन सी मैच है बोल दो, कल कौन सी मैच है? सीरियसली? एशिया कप चल रहा है, इतना तो पता है ना? यस। चलो प्रांजल, आई एम विथ यू। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आदित्य ऑल्सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पता होना चाहिए यार, इतने बहुत गहरे दोस्तों की मैच है तो देखनी तो पड़ेगी ना, ठीक है। चलो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने कुछ किया है, क्या किया है देख लो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू लॉन्च अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है? अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने लॉन्च किया है ये पर्टिकुलरली इवेंट या फिर अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम, ठीक है। क्या इस प्रोग्राम के अंडर, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI will launch the Adopt a Heritage 2.0 program that seeks to invite corporate stakeholders to enhance the amenities at monument by utilizing their CSR funds। बेसिकली उनको, जो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो फंड्स दे सकते हैं, उनको फंड करे, ये बोलने के लिए कि अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। आज अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मैंने ये बहुत बार आप लोगों से कहा था, आई थिंक ये जब मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स भी कैसे बनाते हैं, ये जब मैंने आप लोगों को बोला था, तब ये बोला था कि जब फर्स्ट टाइम न्यूज पढ़ते हो ना, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। बट एग्जाम आपके सामने है और आपको एग्जाम के रिलेटेड अगर काम करना है खुद पे, तो क्या करोगे? ये जब मैंने बोला है ना कि ये पॉइंट एग्जाम में क्या ही आएगा यार, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ये क्या करेंगे कि अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम 2.0 ये किसने लॉन्च किया, दैट्स इट। इस पर्टिकुलर न्यूज से वो उतना ही क्वेश्चन बनेगा। और अगर थोड़े से स्मार्ट हो ना, तो वैसे भी पता चल जाता है, हेरिटेज बोला है ना वहां पे, अडॉप्ट हेरिटेज, तो कौन सा इंडियन, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करेगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही होगा वो, ठीक है। ASI was founded in 1861, very 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 well done by Alexander Cunningham, correct। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में ASI का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। 1861 में ये फॉर्म हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसने बोला? गीतांजलि, ओके, वेरी वेल डन। चल नेक्स्ट, ये बेसिकली गांधी जी हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं। प्रेसिडेंट टू इनॉग्रेट 12 फुट महात्मा गांधी स्टैचू गांधी वाटिका नियर राजघाट, ठीक है। राजघाट के नजदीक एक 12 फीट का महात्मा गांधी जी का स्टैचू इनॉग्रेट कर चुकी है वैसे, कौन? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। ये क्या है एग्जैक्टली तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will inaugurate a 12 foot statue of महात्मा गांधी जी and गांधी वाटिका। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक तो 12 फीट गांधी जी का स्टैचू एंड सेकेंड वन इज गांधी वाटिका, ठीक है। राजकोट ऑन September 4 को ये इनॉग्रेट कर चुकी है।
द स्टैचू एंड द गांधी वाटिका आर लोकेटेड ऑन दी गांधी दर्शन प्रीमाइसेस नियर महात्मा गांधी मेमोरियल एट राजघाट। ठीक है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा पॉइंट, और ये भी नहीं। ठीक है, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स हैं। द स्टैचू एंड द गांधी वाटिका आर लोकेटेड ऑन दी गांधी दर्शन प्रीमाइसेस नियर महात्मा गांधी मेमोरियल राजघाट। सेम हुआ है बेसिकली, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्यों यहाँ पे लिखे हैं मैंने, तो एक तो राजघाट है क्या ये जगह, इतना तो आई थिंक स्मार्ट होंगे, पता चलेगा। बट इस पर्टिकुलर न्यूज में आपको क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन एक ही होगा कि ये जो एक तो इनॉग्रेट किसने किया है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर हेवी किया जाए तो महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है ये कितने फीट का है, क्लियर है, कितने फीट का स्टैचू है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे ये जो स्टैचू रिलेटेड न्यूज है ये काफी न्यूज में रहते हैं। अगर जब आपका एग्जाम नजदीक होगा मैं आपको एक कंपाइलेशन प्रोवाइड करूंगी। रिसेंटली अमित शाह जी ने भी 108 फीट का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया था। ठीक है, वो एक अलग अलग कंपाइलेशन करने लायक पॉइंट्स है, वो एक अलग से मैं कर दूंगी आप लोगों के लिए, डोंट वरी। अभी तक इतना याद रख लो कि 12 फीट का स्टैचू इनॉग्रेट किसने किया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। और कहाँ पे किया है, तो राजघाट में। ठीक है, 12 फीट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जी एंड गांधी वाटिका। गांधी वाटिका से तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि नाम में ही गांधी वाटिका है। क्या ही क्वेश्चन करेंगे, गांधी वाटिका किसके किसको बिलोंग करती है, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो, स्वामीनाथन अवार्ड गिवन टू सत्यनारायण फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एग्रीकल्चर। ठीक है, अवार्ड है, वन लाइनर है, बट पॉइंट्स कुछ एडिशनल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते। ठीक है, कौन कौन से देख लो। डॉक्टर पीवी सत्यनारायण, डॉक्टर पीवी सत्यनारायण, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रगोलू हैज बीन अवार्डेड। मतलब ये पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है इसने अवार्ड किया है किसको, डॉक्टर पीवी सत्यनारायण को, बाय प्रेस्टिजियस 8th, again important, 8th Dr. M.S. Swaminathan Award for his contribution in the field of agriculture during the period of 2021-2022। लास्ट 2 years में इनका जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मैंने खुद से ये कैसे याद किया है मैं बोल देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैंने जब ये न्यूज पढ़ी थी ना तो थोड़ा सा मुझे सिमिलर लगा इन दोनों अवार्ड, इस अवार्ड का नाम और अवार्डी का भी नाम कैसे, दोनों ही साउथ से, ये तो पता चल जाता है। ठीक है, और ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रेयर होता है। ठीक है, जैसे पीवी सत्यनारायण ये भी साउथ से बिलोंग करते हैं, इनके नाम से तो पता चल रहा है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है किस स्टेट से बिलोंग करता है, बट पीवी सत्यनारायण और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, अकॉर्डिंग टू मी, आप खुद से देख लो कि कैसे वैसे याद करना है आप लोगों को, ये दोनों नाम साउथ से बिलोंग करते हैं ना, तो अवार्ड का नाम और अवार्डी का भी नाम, ये दोनों ही थोड़ा सा एक रीजन से बिलोंग करना, थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन है, तो याद रह जाता है। ठीक है, मैं थोड़ी ना आप लोगों को बोल रही हूँ कि पूरा का पूरा नाम याद कर लो, अगर थोड़ा सा भी हिंट भी आप लोगों को पता है ना, तो वैसे भी ऑप्शंस आपके सामने होते हैं यार, उन 4-5 ऑप्शन में से एक तो आपका आंसर होगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी आपको अगर हिंट हो जाए तो ठीक हो जाता है, हमारा काम तो हो जाता है। ठीक है, द ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड। अवार्ड किसने इंस्टीट्यूट किया, तो ट्रस्ट फॉर एडवांस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ठीक है, द प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2004। ठीक है, तो 2004 तो अभी 8th एडिशन कैसे, आई डोंट नो, इनको कैलकुलेट करने दो। ठीक है, मे बी बायनल देते होंगे या फिर कोविड की वजह से रुका होगा, आई डोंट नो। ठीक है, इनके इश्यूज है, बट 2004 में ये पर्टिकुलर अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था। अब 2023 चल रहा है। ठीक है, और इसका ये 8th एडिशन है। It carries a cash prize of INR, मतलब इंडियन नेशनल रुपीज 2 लाख एंड अ साइटेशन, मतलब एक चिन्ह होता है, साइटेशन मार्क, 2 लाख रुपीज की ये प्राइस मनी। क्लियर, क्लियर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी रेटेड A+ इन ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर्स रिपोर्ट 2023। ठीक है, और
यस आंध्र प्रदेश स्टेट। चलो गीतांजलि की ये न्यूज है, बट ये क्रॉस चेक कर लो एक बार खुद से, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बोल ही दूंगी। ये जो पीवी सत्यनारायण है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। चलो तो आंध्र प्रदेश भी साउथ में ही है ना। चलने दो। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इनको एक अवार्ड ही या फिर ऑनर ही है क्या कि A+ इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स 2023, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इनको A+ ऐसा स्टेटस दिया गया है। और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो आई थिंक ये टोटल 4 ही ऐसे अवार्डीज है या फिर 4 ही लोगों को ये ऑनर दिया गया है, और उसमें से एक हमारे गवर्नर है, तो उसमें उसकी वजह से थोड़ा सा प्राउड मोमेंट है ना हमारे लिए, ठीक है। तो देख लो, द बैंक गवर्नर्स हु अर्नड A+ grade in the Global Finance Central Bankers Report cards 2023 are Shaktikant Das from India, Thomas J. Jordan, Switzerland and नायुन थी होंग इन वियतनाम। बेसिकली 3 ही लोगों को ये अवार्ड मिला है या फिर ये ऑनर मिला है, और उसमें से एक शक्तिकांत दास जी है जो कि इंडिया के गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज भी हो जाती है, बहुत एक ऑनर भी हो जाता है इंडिया के लिए। अभी अगर जियो पॉलिटिक्स जो भी इंसान फॉलो करे, मैं खुद फॉलो करती हूँ, उस वजह से मैं बोल पा रही हूँ कि दुनिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा रिसेशन में है ना। आप लोगों को पता होगा कि अप्रैल में क्वाड समिट होने वाला था, ठीक है। क्वाड समिट मतलब 4 कंट्रीज है उसमें, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ठीक है। तो ये समिट होने वाला था ऑस्ट्रेलिया को, बट ये समिट जापान को कर दिया गया। G7 के चलते ही सभी कंट्रीज वहां पे थे, तो वो एक समिट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन को टाइम नहीं था ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। और ये टाइम क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी फॉल करने के कगार पे थी, तब बहुत ही बड़ा क्राइसिस वहां पे आ चुका था। तब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, ठीक है। यूएसए की जो डेप्थ थी ना, डेप्थ मतलब उधारी, ये 13 ट्रिलियन से भी क्रॉस कर चुकी थी, 13 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, क्रॉस कर चुकी थी। और ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। 13 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 एंड मल्टीप्लाइड बाय रुपी का जो भी कन्वर्जन रेट चल रहा है अभी, लेट्स से 80, इतना कर लो, इतने रुपीस। तो इतनी ज्यादा डेप्थ थी यूएसए पे, वैसे आज भी है, ठीक है। तो मैं बहुत बार मैंने ये बोला है कि डॉलर का एक ना बबल बन चुका है कि डॉलर कभी गिरेगा नहीं वगैरह वगैरह। ये यूएसए ही बबल बनाया है, मतलब उसी कंट्री ने उसी की करेंसी का एक बबल बनाया हुआ है, और ये कभी भी बर्स्ट हो सकता है। उस वजह से आरबीआई ने अपनी जो रिजर्व्स है ना, ये भी डॉलर में रखना अभी बंद कर दिया गया है। मतलब बेसिकली डॉलर को हम लोग खर्च करना चाहते हैं, और किसी और कंट्री के, यूरो के, बेसिकली यूरो और गोल्ड रिजर्व्स आरबीआई बढ़ा रहा है, ठीक है। 785 टन इतने गोल्ड रिजर्व है अभी आरबीआई के पास, जो लास्ट मॉनेटरी स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग। बट इतने डिटेल में आप लोगों को न्यूज नहीं पूछी जाती, उस वजह से मैं बोल नहीं रही ठीक है। चलो, तो 3 लोगों को ये A+ कैटेगरी मिली है। कौन से? एक तो शक्तिकांत दास जी, इंडिया के गवर्नर, थॉमस जे जॉर्डन जो कि स्विट्जरलैंड के गवर्नर है, स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, और गुयेन थी होंग जो कि वियतनाम के गवर्नर है, वियतनाम की जो सेंट्रल बैंक अथॉरिटी है इसके गवर्नर है। कुछ भी याद रख लो यार, थी होंग याद रख लो, थोड़ा सा इजी रहता है हमें प्रोनाउंस करने के लिए। हमें कौन सा इनका कुछ करना है यार, ठीक है। न्यूज क्लियर है? ये स्टेटस किसने दिया है ये भी क्लियर है, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2023। ओके सिद्रा, क्लियर। अब जल्दी से बोल दो आरबीआई के रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स। आरबीआई फाउंड कब हुआ था? आरबीआई फाउंड कब हुआ था? हम्म, फाउंड कब हुआ था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और डेप्यूटी गवर्नर्स के भी देख लेते हैं, डेप्यूटी गवर्नर्स।
1935, 1 अप्रैल 1935। चलो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई फॉर्म हुआ था, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर नॉन स्टैट्यूटरी या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या समझते हो, कौन सी बॉडी है ये, स्टैट्यूटरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल? कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? चलो इतना तो मैं बोल देती हूँ, ये जो आरबीआई फॉर्म हुआ था ये किस एक्ट के अंडर हुआ था? तो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आरबीआई फॉर्म हुआ था। तो हेडक्वार्टर इन बिटवीन आंसर आया है, आकांक्षा has given with the right answer. प्रांजल, it's not कोलकाता, it's मुंबई, ठीक है, it's मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मैं रिसेंटली कोई फिल्म देख रही थी तो आमची मुंबई, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं बेसिकली आरबीआई के। तो पहले तो ये आंसर दे दो, ये बॉडी कौन सी है? आरबीआई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी? चलो सिद्रा, सिद्रा ने बोला है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपका नाम क्या है? गणेश, धनेश, ओके। धनेश जी ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलो बाकी लोग इतना न्यूट्रल स्टांस नहीं ले सकते यार, थोड़ी ना यार, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है कि इंडिया की तरफ से न्यूट्रल स्टांस लिया करो, बिल्कुल नहीं। कोई तो आंसर देना पड़ेगा ना। और एग्जाम में इतने भी ज्यादा स्किप क्वेश्चंस मत करो कि कुछ मिलता नहीं है स्किप क्वेश्चन करने से। चलो प्राजक्ता ने बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रांजल ने बोला है स्टैट्यूटरी बॉडी। 2:2 रेशियो चल रहा है अभी। हाँ दैट विल आई से, बट वो एक बार मैंने बोल दिया ना कि क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है, तो इसका आंसर भी मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नहीं है ये बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग किसे कहते हैं? अच्छे से सुनो अभी, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। क्या बोला है? इट्स पास्ड बाय लॉ, नॉट मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली आकांक्षा, दैट्स व्हाई इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। ये इसका लॉ कौन सा है? मैंने अभी बोला ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जब उसी नेम का एक्ट होता है ना, तो ये बॉडी कौन सी कहलाई जाती है? स्टैट्यूटरी, ठीक है। और जैसे जो आरबीआई की सब्सिडरीज है कौन सी, जैसे बीआरबीएन, एमपीएल, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर आरबीआई अपने नोट्स की प्रिंटिंग करता है, ठीक है। तो वो किस एक्ट के अंडर आता है? तो अगेन आरबीआई एक्ट 1934, बट वो एक्ट के अंडर आता है ना, तो उस वजह से वो बॉडी कौन सी, आरबीआई की सब्सिडरीज बीआरबीएन, एमपीएल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाई जाएगी। बट आरबीआई कौन सी बॉडी है? तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि आरबीआई के खुद का नाम का एक एक्ट है ना, जैसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कौन सी बॉडी है? आप ही मुझे क्रॉस क्वेश्चन करो कि मैम इसका कोई एक्ट है या नहीं, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हाँ इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, यस। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सी इफ यू आर सेइंग इट्स इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, तो वो दोनों अलग अलग सेपरेट बॉडी हो जाएंगी। वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्यों? क्योंकि वो आईटी एक्ट के अंडर आती है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगी। बट स्टैट्यूटरी हम लोग किसे बोलेंगे? जब आईटी एक्ट बोलेंगे ना। इनकम टैक्स एज सच कोई डिपार्टमेंट है नहीं ना, ये दोनों अलग से उसके अंडर के डिपार्टमेंट है, सीबीआईसी एंड सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। तो ये उस आईटी, उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं ना, तो उस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। बट अगर आईटी डिपार्टमेंट एज सच कोई है तो वो स्टैट्यूटरी बन जाएगा। एनपीसीआई के बारे में भी मैंने पूछा था, आई थिंक गीतांजलि ने आंसर दिया है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि एनपीसीआई एक्ट 2008 है, ठीक है, उसके अंडर ये बॉडी, ये रेजोल्यूशन हुआ है, और फिर एनपीसीआई का फॉर्मेशन हुआ है। तो चलो एनीवे, इन तीनों लोगों को A+ कैटेगरी दी गई है। ये तीनों भी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है अपनी अपनी कंट्री के। तो कंट्री कौन कौन सी है? एक तो इंडिया के शक्तिकांत दास जी,
देन स्विट्जरलैंड के थॉमस डे जॉर्डन, एंड देन वियतनाम के थी होंग। ठीक है, अपने हिसाब से इनका नाम देख लो, थी होंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट, इनके बारे में कुछ बोला गया है। द सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड पब्लिश्ड एनुअली बाय ग्लोबल फाइनेंस सिंस 1994 ग्रेड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को ग्रेड किया जाता है बाय ग्लोबल फाइनेंस सिंस 1994। ठीक है, it grade the central bank governors of 101 key countries. Basically more than 500 countries are there in the world. अगर देखा जाए तो 500 से ज्यादा कंट्रीज है पूरी दुनिया में, और उसमें से बस 101 कंट्रीज को ये कंसिडर करता है, और उनसे उनके भी चुनिंदा गवर्नर्स को A+ कैटेगरी दी जाती है। ठीक है, इतना ही बोला गया है कि कंट्रीज एंड टेरिटरीज एंड districts including the European Union, Eastern Cambrian Central Bank, the Central Bank of African States and the Central Bank of West African States. ठीक है, कंट्रीज और ये कुछ यूनियंस है, उनका एग्जाम्पल यहाँ पे बस बोला गया है। ये याद मत करो, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, और लास्ट स्लाइड के 3 नाम इंक्लूडिंग आवर गवर्नर। ठीक है, चलो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ काम किया है, कौन सा, तो विस्तारा's मर्जर विथ एयर इंडिया को अप्रूव किया गया है बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जल्दी से बोल दो, ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने जो ये मर्जर का वगैरह बोला है, विस्तारा एंड एयर इंडिया, ये दोनों भी जो एयरलाइंस है, ये ओन कौन करता है, कि कौन ओनर है इसका? टाटा ग्रुप। कौन ओनर है इसका? चलो, राजदीप, शरयू, शीतल, शुभांगी, सृष्टि, टाटा क्या बोलते हो यार? TCS है, या फिर टाटा ग्रुप है, या फिर टाटा एयरलाइंस है, टाटा सर्विसेज है, क्या है? टाटा पावर सेक्टर है, बहुत ज्यादा ठीक है, बेसिकली टाटा ग्रुप बोल सकते हो, ये दोनों भी टाटा ग्रुप के ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आपके लिए चलो एक क्वेश्चन दे देती हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छे से सुन लो, टाटा ग्रुप के जो CEO है, इनको एक कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था। वो किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? नंबर 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और उस कंट्री की वो जो कंट्री है, उसके हाईएस्ट सिविलियन ऑनर को क्या बोला जाता है? विस्तारा इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स एंड ISIA। वेरी 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 वेल डन गीतांजलि। सिंगापुर की एक कंपनी है जिसका एक पार्ट है ये। ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर फाइनल किया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पता चल गया? चलो, पहले तो यस भेज दो सभी के सभी लोग, क्योंकि मुझे कल ये से चाहिए नहीं कि यस। हाँ, ओके, ठीक। क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी। मैंने बोला है जो टाटा ग्रुप के CEO है, इनको एक किसी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था। वो किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकेंड वन इज, वो जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उसका क्या नाम है? जैसे इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर को भारत रत्न बोला जाता है, ठीक है, वैसे उस कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का नाम क्या है? ठीक है, अब बोल दो, अब यस सभी के सभी बोल दो, जो एस बोल रहे ना उनसे आंसर चाहिए मुझे। क्या किया? चलो, आकांक्षा, आदित्य, अशोक जी, दीक्षा, गीतांजलि, निकिता, प्राजक्ता, एवरीवन। आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एवरीवन। चलो, सृष्टि, सिद्रा, विनायक, शीतल। चलो, अब इन दोनों के बारे में न्यूज है, विस्तारा एंड एयर इंडिया। क्या एग्जैक्टली बोला है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ विस्तारा विथ एयर इंडिया। विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर कंफर्म किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, एंड ऑल्सो अलाउड सिंगापुर एयरलाइंस टू एक्वायर 25.1% स्टेक इन दी ईस्ट वाइल नेशनल कैरियर। बेसिकली क्या बोला है कि ये जो विस्तारा है ना, सिंगापुर एयरलाइंस विच इज को ओनर ऑफ विस्तारा, यहाँ पे बोला गया है
ठीक है। विस्तारा का को ओनर कौन था? विस्तारा एक तो टाटा ग्रुप भी ओन करता था और सिंगापुर एयरलाइंस भी ओन करता था, ये दोनों पार्टनर्स थे। अब विस्तारा और एयर इंडिया का जब मर्जर होगा तब 25.1% स्टेक दिया जाएगा सिंगापुर एयरलाइंस को, और बाकी का सब कुछ बाकी के जो परसेंटेज है ये एयर इंडिया को बिलोंग करेगा। क्लियर है? बाकी का सब जस्ट लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बोला है ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इज माई क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? अगर आप आंसर नहीं दोगे ना तो मैं भी नहीं दूंगी आंसर। ये सी आपकी जरूरत है ना ये आंसर्स की, मुझे एक बार याद करके दे दो, ये भी बोल दो कि ठीक है मैम मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो भी ठीक है। ठीक है, बट कुछ अगर ट्राई नहीं करोगे तो आंसर भी नहीं मिलेगा। चलो, विस्तारा विल बी integrated with AI, artificial intelligence, to form the airline's full service business, while Air Asia India will be merged with Air India Express to form the company's low cost carrier arm। ये बस इंफॉर्मेशन दी है। बेसिकली दो कंपनीज का मर्जर होने वाला है, कौन सी? एक विस्तारा एंड सेकेंड वन इज एयर इंडिया। एयर इंडिया 100% ओन करता है टाटा ग्रुप, ये सभी को पता है। रिसेंटली जो ऑक्शन हुआ था या फिर जो सेल किया था गवर्नमेंट ने एयर एशिया एयर इंडिया को, ये परचेस कर लिया था टाटा ग्रुप ने। ये डील रही थी, थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, बट 18,000 करोड़ रुपीस की ये डील रही थी। ठीक है, और सिमिलरली इसका मर्जर जब विस्तारा के साथ होगा तो विस्तारा किन दो कंपनीज का एक प्रोडक्ट है? तो टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस। ठीक है, तो मर्जर होने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस को भी कुछ देना पड़ेगा ना, तो उनको 25% स्टेक दिया गया है, बाकी का 75% ये टाटा ग्रुप के पास ही रहेगा। क्लियर है? चलो, रशिया इज सेट टू लॉन्च इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग रशिया लॉन्च करने वाला है। ठीक है, अब ये इस्लामिक बैंकिंग होती क्या है? किसी भी रिलीजन का इसमें कोई थॉट है नहीं वैसे, रिलीजन का बस इतना ही पॉइंट है कि जो कुरान में शरीयत लॉ है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि लोन लेना या फिर देना दोनों भी गुनाह, ऐसा शरीयत के हिसाब से। ठीक है, शरीयत लॉ ऐसा कहता है कि लोन देना और लेना दोनों भी गुनाह है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नॉर्मल बैंकिंग देख लो ना, नॉर्मल बैंकिंग देख लो, होता है एसबीआई कैसे चलता है, तो लोन देता भी है और लेता भी है ना, समझ रहे हो? लोन देता है हम जैसे लोगों को, आरबीआई से वो लोन लेता है या फिर किसी इंटरनेशनल बैंक से लोन लेता है। ठीक है, तो ये शरीयत के हिसाब से गुनाह है। ठीक है, तो वो फिर प्रॉफिट कैसे होता है बैंक का या फिर शेयरिंग कैसे होती है? तो वो मानते हैं कि जो प्रॉफिट की शेयरिंग है उसमें ही हम लोग अपना ग्रेड कर लेंगे या फिर अपनी बैंक चला लेंगे। अब ये प्रॉफिट क्या होता है एग्जैक्टली? अगर मेरे पैसे हैं, मैंने अगर उस बैंक में रख दिए, आपने रख दिए, 10-12 लोगों ने वहां पे अगर रख दिए, तो वो कहीं पे तो इन्वेस्ट करेंगे या फिर कुछ काम करेंगे, कुछ बेसिक जो बैंकिंग के फंक्शंस होते हैं सभी के सभी वो बैंक के फंक्शन करेंगे। बट लोन डिपॉजिट और एक्सेप्टेंस दोनों को छोड़ के, लोन लेना और देना इन दोनों को छोड़ के सभी के काम वो करेंगे। ये बेसिकली कहा गया है इस्लामिक बैंकिंग में, और रशिया इस्लामिक बैंकिंग की कंसेप्ट अपनी कंट्री में लागू करने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वैसे रशिया इस्लामिक पॉपुलेशन हाई नहीं है वहां पे क्रिश्चियनिज्म ज्यादा फॉलो होता है ना, तो उस वजह से ये न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रशिया इज लॉन्चिंग इस्लामिक बैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज पार्ट ऑफ 2-year पायलट प्रोग्राम ऑन September 1। ये बस 2 सालों के लिए इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च करने वाला है। On August 4, Russian President Vladimir Putin signed a law introducing Islamic banking to assess the feasibility। ठीक है, फिजिबिलिटी मतलब पहले ये पायलट लॉन्च किया जाएगा, पायलट बेसिस पे मतलब ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये 2 सालों के लिए अच्छे से और ब्रॉड स्पेक्ट में ये लॉन्च किया जाएगा। द पायलट प्रोग्राम विल टेक प्लेस विथ 4 मुस्लिम मेजर रिपब्लिक्स। तातारस्तान मतलब वहां की ये जगह है। ठीक है, इनके नाम भी छोड़ दो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि सी ये पायलट बेसिस पे लॉन्च है। अगर ये इंडिया में होता ना तो इंडिया के कितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है जो पायलट बेसिस पे लॉन्च करेंगे वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हमारे लिए। ठीक है,
क्योंकि ये रशिया के डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन बस इतना आएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने की फर्स्ट टाइम इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च की है, ठीक है, तो वो रशिया हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो गया या फिर अभी भी चल रहा है, तो क्या आंसर है उसका? चल रहा है या फिर खत्म हो गया? गोइंग ऑन। ओके, कुछ न्यूज आई, किसने किसी पे मिसाइल डाल दी या फिर कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं? चल रहा है, एग्जैक्टली, इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। और ये इसको 1 साल से भी ज्यादा हो गया, और उस वजह से यूक्रेन की बहुत ज्यादा सराहना हो रही है। क्यों? क्योंकि रशिया का अगर रशिया की 1/4 पार्ट इतना भी यूक्रेन नहीं है, और सभी पावर्स में, ठीक है, मिलिट्री पावर हो गई या फिर इकोनॉमिकल हो गई या फिर जोग्राफिकल सिचुएशन हो गई या फिर कुछ भी एरिया वाइज भी, यूक्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, बट यूक्रेन को एक्सटर्नल सपोर्ट काफी ज्यादा मिला है, पर्टिकुलरली नाटो कंट्रीज से। तो उस वजह से शायद अभी यूक्रेन टिक रहा है, ठीक है। हमारा पॉइंट ये नहीं है वैसे। चलो, हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है कि इंडिया फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय कॉर्निंग आईएनसी टू कम अप इन तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में गोरिल्ला ग्लास आई थिंक सभी के सभी अपने मोबाइल पे यूज करते होंगे, ठीक है। नहीं यूज करते तो 3-4 महीने बाद खुद को एक नया मोबाइल लेना पड़ता है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। गोरिल्ला ग्लास इंपॉर्टेंस काफी है, बेसिकली इंडिया में उसका मार्केट बहुत है, बट वो भी अभी तक हम लोग इम्पोर्ट करते थे, सोच लो, ठीक है। तो ये बोला गया है कि तेलंगाना में फर्स्ट ऐसे फैक्ट्री बनेगी जो कि गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चर करेंगी, ठीक है। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया की ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्वेस्टमेंट है। और न्यूयॉर्क की जो कॉर्निंग आईएनसी है, इसने इन्वेस्ट किया है तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में एग्जैक्टली कहाँ पे होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है किसी को भी, जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम लोग अगेन इसको देख लेंगे। बट तेलंगाना में ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है फॉर गोरिल्ला ग्लास। और कौन इन्वेस्ट करने वाला है? तो न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है, कॉर्निंग आईएनसी, ठीक है। और कितने की इन्वेस्टमेंट है? तो लगभग 934 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये इनिशियल अनाउंसमेंट है कि 934 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, लगभग ये 1000 करोड़ तक चला जाता है। बट अभी तक की ना ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब अमाउंट वाला, बस ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि न्यूयॉर्क की बेस्ड एक कंपनी है कॉर्निंग आईएनसी, ठीक है। वैसे न्यूयॉर्क के बारे में एक अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट बोली जाए, थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, बट यूएस की ये फर्स्ट स्टेट रहा था जहां पे दिवाली एक ऑफिशियल हॉलिडे के रूप में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया गया। इंडियन फेस्टिवल दिवाली इज डिक्लेयर्ड एज हॉलिडे एंड वाज डिक्लेयर्ड एज हॉलिडे इन न्यूयॉर्क। ये फर्स्ट टाइम हुआ था यूएस में, ठीक है। पुरानी न्यूज है बट ठीक है, अगर क्वेश्चन आ ही गया तो देख लो। चलो, नाउ प्रेज योरसेल्फ, थोड़ा सा उठ लो, अगर सो भी रहे हो तो उठो, ठीक है, क्योंकि न्यूज इंपॉर्टेंट है। और 2 स्लाइड्स आगे जाने के बाद मुझे ये मत कहो कि मैम फर्स्ट स्लाइड पे क्या था, क्योंकि थोड़ा सा लिंक करके चलना पड़ेगा ना। क्या बोला गया है थोड़ा सा? आरबीआई अलाउज प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस थ्रू यूपीआई। क्या समझ में आया इस लाइन से? खुद से बोल दो क्या समझ में आया, या फिर डायरेक्ट मैसेज कर दो मुझे, किस कोई भी रीड नहीं करेगा आपका मैसेज। चलो, ये जो क्रेडिट लाइंस, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इस 2 वर्ड्स का मतलब, क्रेडिट लाइंस पैसे के रिगार्डिंग है, मुझे भी पता है, सबको पता है, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूपीआई का भी कुछ बोला गया है, बट जब समझ में आएगा हम लोगों को कि ये क्रेडिट लाइन क्या है, तो ये न्यूज हम लोगों को समझ में आ जाएगी। क्या लग रहा है? आकांक्षा, अशोक जी, दीक्षा, गीतांजलि, निकिता, प्राजक्ता, राजदीप, प्रांजल, शरयू, शीतल, सिद्रा, सृष्टि एंड विनायक। ओके, इस क्रेडिट लाइन बोरोइंग लिमिट मैम? ओके,
a flexible loan from a bank or financial institution, that's more accurate, प्रज्वल. ठीक है, यूपीआई से ईएमआई, ओके, वो पहले भी होता था, वो मतलब क्रेडिट लाइन का मतलब वो नहीं है. ठीक है, a flexible loan from a bank or financial institution is the right answer. Very well done. I think प्रज्वल ना, प्रज्वल. चलो, आकांक्षा आप स्लाइड करेक्ट हो, ठीक है, बट प्रज्वल इज मोर एक्यूरेट. प्रज्वल ने क्या बोला है कि फ्लेक्सिबल लोन देना किसी भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, वो यहाँ पे किया है. बेसिकली क्या बोला है कि आप लोग लोन ले लो, ठीक है, लोन आप लोगों के बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आप लोगों को जब वो खर्चा करना है तो यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हो. इतना सिंपल फॉर्मूला है, समझ रहे हो. अभी जो आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो वो कैसे करते हो, आप कुछ पैसे कमाते हो या फिर घर से कुछ पैसे मंगाते हो, वही होता है ना. और फिर कहीं पे अगर जाना, खाना, कुछ भी करना है तो स्कैन करते हो, और आपको वो जो अमाउंट डेबिट होता है वो कहाँ से होता है, आपके बैंक अकाउंट में से. वो आपकी एक तो कमाई हुई अमाउंट होती है या फिर आपको किसी ने भेजी हुई अमाउंट होती है, ठीक है. बट लोन अमाउंट भी आपके बैंक अकाउंट में चले जाएगी और उसको भी आप लोग यूपीआई से लिंक कर सकते हो, ऐसा आरबीआई ने आपसे बोला, ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर सपोज लेट्स से 1 लाख रुपीस अगर आप लोगों ने किसी भी बैंक से लोन लिया और आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो उसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हो आपकी यूपीआई सर्विस से, और जब आप स्कैन करोगे तो उस बैंक अकाउंट की मदद से भी आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो. समझ रहे हो, मीनिंग क्लियर है. इट्स प्रांजल, ओके प्रांजल, इज दिस क्लियर. क्रेडिट लाइन का मतलब क्लियर है सभी को, क्रेडिट लाइन पता है. क्रेडिट लाइन एक शॉर्ट टर्म लोन या फिर फ्लेक्सिबल लोन माना गया है, और इसकी ये न्यूज क्या बोली गई है कि आरबीआई ने अलाउ किया है कि क्रेडिट लाइन को, मतलब लोन को आप यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हो. बेसिकली लोन की मदद से जो आपको अमाउंट मिलती है उसको ट्रांजेक्ट करने के लिए या फिर उसको यूज करने के लिए आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है. व्हाट इज क्रेडिट लाइन, देख लो क्या बोला गया है. व्हाट इज क्रेडिट लाइन. अ क्रेडिट लाइन इज अ लेंडिंग फैसिलिटी दैट कैन बी अवेल्ड फ्रॉम बैंक्स. जो मैंने बोला है ना, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. ये क्रेडिट लाइन मतलब लोन फैसिलिटी है बैंक से. फर्स्ट लाइन ये बोल रही है, द यूजर्स विल गेट अ प्री डिसाइडेड बोरोइंग लिमिट सिमिलर टू दी वन इन क्रेडिट कार्ड्स. क्रेडिट कार्ड में आपको जैसे प्री डिटरमाइंड लिमिट होती है ना, कि आप सर्टेन क्रेडिट कार्ड इतने इतने अमाउंट तक ही यूज कर सकते हो, ठीक है. तो वही बोला गया है कि वही सिमिलर लिमिट आपको सेट की जाएगी क्रेडिट लाइन में भी, ठीक है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या फिर यूपीआई सिस्टम विल आल्सो इंक्लूड प्रेजेंटेशन क्रेडिट प्री-सैंक्शन क्रेडिट लाइंस इशूड बाय बैंक्स फॉर ट्रांजैक्शंस, ठीक है. बेसिकली आप बोला गया है कि आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि यूपीआई और जो क्रेडिट लाइन है इसको कोलैबोरेशन में लाना या फिर इसको कंबाइन करना, ठीक है. उसके लिए एक प्री डिटरमाइंड लिमिट दी जाएगी, जैसे क्रेडिट कार्ड को आपको दी जाती है लिमिट, ठीक है. इसका प्लान भी होगा. सी अभी तक ये एक फंक्शनली लॉन्च हुआ है जो आरबीआई ने किया है. अब एग्जैक्टली एनपीसीआई बोलेगा कि इसकी प्रोसीजर क्या होगी. अब एनपीसीआई क्यों बोलेगा, क्योंकि यूपीआई ये प्रोडक्ट है एनपीसीआई का. सभी को पता है ना, यूपीआई इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये प्रोडक्ट है. क्लियर है. और फिर आप लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये होल सिस्टम कैसे रन करेगा. अर्लियर ओनली द डिपॉजिटेड अमाउंट कुड बी ट्रांजेक्टेड थ्रू यूपीआई सिस्टम. ये एक जो सेंटेंस है ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाती है न्यूज. जो डिपॉजिटेड अमाउंट थी ना, सिर्फ उसी से हम लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन पहले कर सकते थे. अभी वैसे कोई पॉइंट है नहीं. अभी आप लोग कभी भी ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो. इज दिस क्लियर नाउ. ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है इस न्यूज के, जो अगेन इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने ये अलाउ कब किया था कि ऑन 6th of April 2023 the Reserve Bank proposed to expand the scope for UPI by enabling transfer to or from pre-sanctioned credit lines at banks.
ठीक है। प्री सैंक्शन क्रेडिट मतलब पहले ही डिटरमाइन किया हुआ क्रेडिट। प्री सैंक्शन क्रेडिट का मतलब ही उतना है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट बता दी जाएगी कि इतना ही आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो एज अ लोन, ठीक है। तो ये आरबीआई ने प्रपोज किया था 6 अप्रैल 2023 को प्रपोज किया था। अभी फाइनल उसने डिसीजन ले लिया, ठीक है। और क्या बोला है कि करंटली सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट एंड क्रेडिट कार्ड्स कैन बी लिंक्ड टू यूपीआई। और ये क्रेडिट कार्ड मोस्ट रिसेंट है, सबसे ज्यादा रिसेंट यही है। यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करना ये सबसे एडवांस फीचर है अभी तक का। और उससे भी एडवांस अब एक आ चुका है कि जो क्रेडिट लाइन है, बेसिकली जो लोन अमाउंट है, उसको भी यूपीआई से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और क्या बोला गया है कि विद द स्कोप ऑफ यूपीआई हैज बीन एक्सपांडेड बाय inclusion of credit cards as a funding account, the central bank said in a circular to SCB। बेसिकली सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो है, लास्ट लाइन का मतलब समझा रही हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन का नॉर्मल वर्ड्स में, ये थोड़ा सा ज्यादा बोला गया है यहाँ पे, कि सभी के सभी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, उसमें आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं या फिर प्राइवेट बैंक्स आते हैं, फॉरेन बैंक्स आते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी इसको इंक्लूड किया जाएगा, या फिर इन सभी बैंक्स में अगर आपका अकाउंट होगा तो आप लोग क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर क्रेडिट लाइन लिंकेज टू यूपीआई इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हो। बट एक्सेप्ट कौन सा है, या फिर एक्सेप्शन किस बैंक के लिए, तो पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। अब अगर फाइनेंस की क्लास होती तो मैं ये आपसे पूछती कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक इसमें क्यों अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो सोच लो, जिसको इंटरेस्ट है, अगर नहीं आंसर आ जाएगा तो पूछ लो मुझसे, मैं बोल दूंगी आप लोगों को, ठीक है। बट वो बेसिकली आपकी एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा, उस वजह से मैं नहीं बता रही। ये क्लियर है? सभी के सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, सभी के सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, एक्सेप्ट पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। मुझे पहले ये बोल दो, ये जो रीजनल रूरल बैंक है, पेमेंट बैंक है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है या नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये तीनों कैटेगरी के जो बैंक्स आते हैं, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है या नहीं? जल्दी। ये सभी के सभी बैंक्स, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हम लोग देखते हैं, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर रीजनल रूरल बैंक, अगर कर्नाटका ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, ये सभी के सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। ये बाबा यहाँ पे नहीं, ओके 1:1 आंसर है। आपका आंसर क्या है? नो। ओके 2:1 आंसर है। नो के फेवर में 2 लोग हैं और प्राजक्ता ने कहा है यस। बाकी इतना भी न्यूट्रल मत रहा करो यार, इतना मतलब इतना डिप्लोमेटिक रहना नहीं होता है ना। यस, ओके विनायक ने कहा यस, 2:2 अगेन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है यार, खुद से देख लो, यहीं पे इसी लाइन में उसका आंसर है। ज्यादा कुछ करना भी नहीं आप लोगों को, इसी लाइन में उसका आंसर है। हम्म क्या बोला गया है कि ये जो फंडिंग अकाउंट्स है, ये सेंट्रल बैंक ने अलाउ किए हैं सभी को लेके, सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को लेके, एक्सक्लूडिंग दीज 3 कैटेगरीज, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ये तीनों भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगे ना, तभी इनको एक्सक्लूड किया है, ये सेपरेटली मेंशन किया हुआ है। अगर ये नहीं होते शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, तो यहाँ पे मेंशन क्यों होते कि इनको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। बेसिकली ये तीनों की तीनों बैंक्स या फिर तीनों कैटेगरी के बैंक्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं। और अगेन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, ये अगर आपसे क्वेश्चन कोई करे, और ये ट्रस्ट नहीं, ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा था, ठीक है। जिसने भी अपियर किया था लास्ट ईयर एग्जाम, या फिर जिसने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे तो उनको पता होगा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स किसे कहा जाता है, या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर एंड डॉट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके आंसर्स होंगे, तो उसमें से एक आंसर आपका ये आपको टिक करना है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के 1934 के सेकेंड शेड्यूल में अगर किसी बैंक का नाम आ जाए तो वो बैंक हमारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाती है। ठीक है, चलो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस न्यूज, IIT जोधपुर डेवलप्स नोवेल डिवाइस टू एंश्योर गुड इंडोर एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कितनी अच्छी या फिर वर्स्ट एयर क्वालिटी है, इसको बताने के लिए IIT जोधपुर ने एक डिवाइस डेवलप किया है। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। रिसर्चर्स एट दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर हैव डेवलप्ड a novel gold plasma detergent in environment CODE device for good indoor air quality। बेसिकली ये जो CODE डिवाइस है ये डेवलप किसने किया है, तो IIT जोधपुर। ठीक है, इतनी ही एक न्यूज है, बट उस डिवाइस का नाम क्या है और उसका पर्पस क्या है। IIT जोधपुर ने एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है कोड। ठीक है, और उसका काम क्या है कि इंडोर एयर क्वालिटी कैसी है वो डिटरमाइन करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बोलो अगर कोई डाउट्स है तो। कुछ डाउट्स है आज के सेशन में या फिर लास्ट किसी सेशन में, किसी न्यूज में? नो, आप ना रिवाइज करते चलो। अभी मैंने थोड़ी सी छूट दी थी आप लोगों को, कब, जब आपकी खुद की एग्जाम थी ना, तो मैंने तब आप लोगों को बोला था कि अभी अगर जिन भी लोगों को जनरल अवेयरनेस ये सब्जेक्ट नहीं है तो तब आप लोग इसका रिवीजन मत करो उस पर्टिकुलर एक वीक के लिए, ना कि हमेशा मत करो, ऐसे बिल्कुल नहीं बोला है मैंने। ये जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है सबसे इजी है, कब, जब आप लोग डेली बेसिस पे उसका रिवीजन करोगे। और मैं ज्यादा नहीं बोल रही, जस्ट हाफ आवर दे दो पर डे। जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है आधे घंटे बस उसको रीड कर लो, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता ये सब्जेक्ट। ठीक है, चलो, नो डाउट, देन आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे गाइस। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बेसिकली हाँ, 2-3 पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपकी बैचेस का टाइम। ठीक है, आपके बैचेस अभी 7:30 को हो रहे हैं, मतलब सैटरडे की बैच हमारी 7:30 को इवनिंग होती है, बट ये आज से अभी हाइब्रिड मोड में चलेगी, तो कुछ लोगों के लिए डिफिकल्टी हो सकती है कि 7:30 को इवनिंग में आना। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग 5 या फिर 5:30 बजे इस बैच को शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर 5-5:30 को किसी को भी कोई इशू है तो जल्दी बोल दो। 5 या फिर 5:30 को क्लियर है आप लोगों को? सॉर्टेड है? ठीक है, और संडे का सेशन आप लोगों का ऑफ होगा। संडे की वजह संडे हम लोग सैटरडे को 10 बजे वो सेशन ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के बेसिकली सैटरडे को 2 सेशंस हो गए, एक तो सुबह 10 बजे और शाम को 5:30 बजे। शाम का टाइमिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब 5:30 या फिर 6 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं। I have issue at 5:30, then is it okay at 6 o'clock, Pranjal and Akanksha? ठीक है, बिकॉज हम लोगों को सैटरडे को ही 2 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे एंड आई थिंक 5-6 घंटे का तो गैप होना चाहिए 2 करंट अफेयर्स के लेक्चर में, टू ईज आउट दैट बर्डन। और इतना बर्डन होता नहीं है, आप खुद से लेते हो क्योंकि रिवाइज नहीं करते। मैम बट कम्युनिकेशन स्किल्स is in class itself. Okay, we will conduct the lecture after the communication classes will be over. But Akanksha, let's see कि उसकी classes के timing क्या होते हैं। Pranjal 6:30, okay, I'll tell you. Actually 5 to 6 इसमें से कोई भी अगर फ्लेक्सिबल टाइम है ना तो डिस्कस कर लो एक बार सर के साथ, क्योंकि वो मेरे लिए भी फ्लेक्सिबल है। और वैसे ठीक है, मतलब कुछ लोगों को यहाँ पे ऑफलाइन भी आना है तो फिर उनको भी इजी हो जाएगा ना। 7:30 को जब बैच स्टार्ट होती है तो घर जाते वक्त 9 या फिर 9:30 बज जाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग पहले कर दिया गया।
मैम रीजनिंग की बैच का टाइम 5:30 होगा। आपकी कोई भी बैच ओवरलैप नहीं होगी, डोंट यू वरी, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका रीजनिंग का लेक्चर कहीं पे चल रहा है फिर करंट अफेयर्स का मैं लेक्चर यहाँ पे ले रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वो एक प्लान्ड वे में चलेगा। बेसिकली 10 बजे आपका सैटरडे को करंट अफेयर्स का लेक्चर होने वाला है, वो तो डन है। और सैटरडे को ही जो इवनिंग का लेक्चर है, ये 5 या फिर 5:30 या फिर 6, जो भी टाइमिंग है आप लोगों को पता चलेगा। एंड डोंट यू वरी, आपकी कोई भी बैच ओवरलैप नहीं होगी, ठीक है। और टाइम के रिलेटेड अगर कुछ बात करनी है तो सर से एक बार बोल सकते हो, ठीक है। ओके मैम, ओके, चलो देन आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और जो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया है टाटा ग्रुप के सीईओ के बारे में, टाटा ग्रुप के सीईओ जो कि उनको किसी एक कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था, और वो किस कंट्री का सिविलियन ऑनर है और उस ऑनर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन था। मैंने एक लेक्चर में 3 बार ये क्वेश्चन का नाम रिपीट किया है, ठीक है। चलो, अरे वाह, आंसर्स भी आ रहे हैं। प्राजक्ता, सिद्रा, आकांक्षा, ओके। बट हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आंसर्स आ रहे हैं, वेरी वेल डन, ठीक है। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसका नाम, ये कब या फिर इंडिया के और किन लोगों को ये दिया गया था। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को भी अभी रिसेंटली 2 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिले हैं। ग्रीस का अभी भी उनको सिविलियन ऑनर मिला है, साउथ अफ्रीका का मिला है, आपको पता है ना। तो टोटल उनको कितने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिले हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। वेरी वेल डन सिद्रा खान, वेरी 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 वेल डन, वेरी वेल डन बॉस। चलो, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर लेंगे। सीईओ नेम इज आल्सो राइट। चलो, द टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर ऑफ लीजन ऑनर मिनिस्टर। चलो गीतांजलि, यार बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हो आप लोग, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा है। बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। और कल का लेक्चर वैसे नहीं होगा आपका, जब भी होगा तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर पता चल जाएगा, ठीक है।